ये जो चुनाव है ये थोपा गया चुनाव। जब विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आया उस वक्त वो जो है इस्तीफा देंगे। विपक्ष के हाथ भी मजबूत नहीं किए। अगर वो मतदान करते, कांग्रेस के साथ मिलके करते या विपक्ष के रूप में करते तो हो सकता है सरकार गिर भी सकती थी। मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। पूरी मार्केट को काबू कर रखा है हिंदुस्तान के अंदर गोरे अंग्रेज तो अडानी और अंबानी आ गए जो कि देश की पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हैवी इंडस्ट्रीज बनाकर और जो PSUs बनाए थे उनको बेचकर ये पैसा कमाने के चक्कर में लगे। पवन बेनीवाल को टिकट दिया गया है, भरत बेनीवाल को नहीं मिला है, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? 3 कैंडिडेट्स के ऊपर बेसिकली फोकस था जिसमें मेनली भरत बेनीवाल और पवन बेनीवाल में से टिकट देना था। पवन बेनीवाल को टिकट दे दी। भरत बेनीवाल जी 2 या 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं। अभी जो टक्कर है वो कांग्रेस और लोकदल के कैंडिडेट के बीच में है। नहीं है कि भी क्या शेड्यूल्ड कास्ट है, क्या हमारी 36 बिरादरी की पार्टी है और कांग्रेस को 36 बिरादरी की वोट मिलेगी चाहे ये कितना ही प्रचार कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आवाज। मैं हूं आपके साथ सुमेधा और आज हमारे साथ जुड़े हैं अजय सिंह यादव। रेवाड़ी से कांग्रेस के लगातार 6 बार वो विधायक रह चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अब इलाहाबाद में उपचुनाव होने वाला है 30 तारीख को। बहुत कम समय रह गया है, तो आप कांग्रेस को किस उस पे देखते हैं पोजीशन पे? देखिए, ऐसा है कि ये जो चुनाव है ये थोपा गया चुनाव और अभय सिंह जी ने किसानों के हकों के लिए और उनकी लड़ाई को देखते हुए और जो संघर्ष कर रहे थे किसान के, उसके विरोध में इस्तीफा दिया था और उसका जो है किसानों ने स्वागत भी किया था। लेकिन मेरी समझ से बाहर बात ये है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया था तो अब पुनः चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर उन्होंने इस्तीफा देना था तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इस बात का जो प्रश्न है उसका जवाब आज तक वो दे नहीं पाए हैं। या तो कम से कम वो 5 साल तक वेट करते। दूसरी बात ये है कि जब विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आया उस वक्त वो जो है इस्तीफा देंगे तो विपक्ष के हाथ भी मजबूत नहीं किए। अगर वो मतदान करते, कांग्रेस के साथ मिलके करते या विपक्ष के रूप में करते तो हो सकता है सरकार गिर भी सकती थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं समझ नहीं पाया आज तक कि उनका इस्तीफा अगर उन्होंने देना था तो दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये चुनाव दोबारा से क्यों थोपा गया? कितने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्च होते हैं आप जानते हैं एक चुनाव के अंदर। तो ये कोई उनका मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। मेरा आपसे यही सवाल था कि इस समय अभी आप जो प्रचार भी काफ़ी ज़ोरों पर है, पास ही में है चुनाव, तो कांग्रेस को किस अभी उस पर देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और लोकदल का ऑलमोस्ट सफाया हो गया था। केवल अभय सिंह जी जीते थे। उनके जीतने से ना तो NLO मजबूत होने वाली है। तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं ये कहने के लिए कि जो भाजपा की जो राष्ट्र विरोधी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जिस तरीके से वो निजीकरण कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने काले कानून तीनों लेके आए हैं जो कि जिसमें MSP को कानून का दर्जा उन्होंने नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाकर वो एक तरीके से अडानी और अंबानी के हवाले देश को कर रहे हैं। तो इसका जो विरोध जो किसान कर रहे हैं वो जो है एक जायज़ मांग है किसानों की, जिसको क्यों नहीं मान रही सरकार? जब वो कह रहे हैं कि हम जो है इस पे विचार करेंगे, किसान उस पर अड़े हुए हैं कि आप जो ये तीनों काले कानून लेके आए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि आप जो वो चीज़ चाहेंगे वो फसल आप बोएंगे, जो वो रेट जो दाम देंगे वो आपको दाम देना पड़ेगा। अगर आपका कोई झगड़ा हो जाता है तो आप न्यायालय के कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। MSP
अभी आपने देख लिया बाजारा के अंदर एमएसपी नहीं दे रहे हैं, 2250 रुपये का रेट है, लेकिन 600 रुपये बोनस देकर और रफा दफा कर रहे हैं। तो ये जो है जिस प्रकार से बिल गेट्स ने अमेरिका के अंदर पूरी मार्केट को काबू कर रखा है, हिंदुस्तान के अंदर गोरे अंग्रेज तो अडानी और अंबानी आ गए जो कि देश की पूरी इकॉनमी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि सरकार को की जो नीति है वो पूंजीवादी है। अब आप देख रहे हैं निजीकरण कर रहे हैं, किसका निजीकरण? LIC का निजीकरण कर रहे हैं, जो कि एक प्रॉफिट मेकिंग एक ऐसी कंपनी थी जिससे पैसे इन्होंने बैंकों को भी दिए। जो बैंक डूब रहे थे उसमें से LIC का पैसा निकाल कर वहाँ दिया। तो LIC को ये बताएं कि उसको प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे की कई इन्होंने जो मार्ग हैं वो प्राइवेटाइज कर दिए हैं, टेलीकॉम तो इन्होंने पहले ही प्राइवेटाइज कर दिया, BSNL की आज क्या हालत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अब बहल है, HMT है तो बंद ही होगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो कांग्रेस ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाकर और जो PSUs बनाए थे उनको बेचकर ये पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो है इसको देश को बेच रही है, देश की पूंजी को बेच रही है। जो पिछले 65 साल के अंदर जो कांग्रेस ने जो एसेट्स तैयार किए थे उसको बेच रही है, जो देश के लिए बड़ी घातक है। अब जैसे लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड पे हम लोग जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा भी है कि बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में एक मत नहीं था, इसलिए भरत बेनीवाल की जगह पवन बेनीवाल को टिकट दिया गया। अब पवन बेनीवाल को टिकट दिया गया है, भरत बेनीवाल को नहीं मिला है, तो इसका कितना फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, ऐसा होता है कि 3 कैंडिडेट्स के ऊपर बेसिकली फोकस था, जिसमें मेनली भरत बेनीवाल और पवन बेनीवाल में से टिकट देना था। तो ये तो पार्टी जो हमारी हाई कमांड है, वो जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, जो हमारे AICC के जो हमारे इंचार्ज हैं वो हैं, और सोनिया गांधी जी डिसाइड करती हैं। तो उन्होंने पवन बेनीवाल को टिकट दे दी। भरत बेनीवाल जी 2 या 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं, तो इसलिए इस बार जो है नए कैंडिडेट को एक टिकट देने की बात थी। और मेरा ये मानना है कि जब टिकट मिल जाती है तो फिर आपस में मतभेद नहीं होने चाहिए। और मुझे लगता नहीं कोई ऐसा मतभेद है। पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी यहाँ आके गए थे, 3-4 सभा करके गए थे। आज डॉक्टर KV सिंह भी आए हुए थे, जो एलनाबाद में हमारी मीटिंग हुई है, वहाँ पर उनके बेटे भी आए हुए थे, सियाग भी आए हुए थे। तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा कोई ग्रुपिज़म है कैंडिडेट को लेके। और मुझे उम्मीद है कि अभी जो टक्कर है वो कांग्रेस और लोकदल के कैंडिडेट के बीच में है, और 3-4 दिन के अंदर स्थिति बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि इलेक्शन जो है 4 दिन पहले उठता है, और जिस तरीके से आज हमारे वर्कर्स में जोश था, आज सेवा दल के लोग थे, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, तमाम जितने भी विंग्स थे लोग के जो आए हुए थे, मुझे लगता है कि जो जोश जो कांग्रेस के वर्कर्स में है, तो कांग्रेस की जीत अवश्य होगी। जी सर, अभी पिछले दिनों कागदाना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, बीजेपी की थी, तो वहाँ से SC/ST बनाम दूसरों का, इस तरह का नारा दिया गया। तो एक जो ये कार्ड खेला गया है, जातिगत जो कार्ड खेला गया है, उस पर आपका क्या विचार है, क्या कह रहे हैं आप? आप मुझे बताइए कि इस प्रकार की मंदिर मस्जिद जातिवाद की हमेशा बात करती रही है, लोगों को लड़ाती रही आपस में। मुझे आप बता दीजिए कि कांग्रेस के अंदर हमने चन्नी को पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बनाया, हमने ज्ञानी दयाल सिंह जी जो एक विश्वकर्मा समाज से थे, बैकवर्ड क्लास से थे, उनको चीफ मिनिस्टर और देश का राष्ट्रपति बनाया।
अशोक गहलोत बैकवर्ड क्लास से है, उनको राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया। आपके बघेल साहब हैं, वो एक आदिवासी हैं। तो हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसा नहीं है। शीला दीक्षित ब्राह्मण थी, पंजाबी भी थी, दोनों थी। तो हमारी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि भी क्या शेड्यूल्ड कास्ट है, क्या। हमारी 36 बिरादरी की पार्टी है और कांग्रेस को 36 बिरादरी की वोट मिलेगी, चाहे ये कितना ही प्रचार कर लें। जब हमारी सरकार थी तो हमने जो एससी समाज के लोग थे उनको 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, उनको नलका, ठूठी और पानी के कनेक्शन दिए थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब उसके ऊपर भी बिल लगाने लग गए हैं, और अभी जो है पानी के लिए भी लोगों के बिल आने लग गए हैं। तो अगर कोई सोचता है गरीब के बारे में, पिछड़ा वर्ग के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी सोचती है। भाजपा का जो सोच है, उनकी जो सोच है वो अवसरवादी है, सांप्रदायिक ताकतें हैं। आरएसएस ने कभी भी देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को सलूट मारते थे। नाथूराम गॉडसे की पार्टी है, हमारी महात्मा गांधी जी की पार्टी, ये फ़र्क है। क्या आने वाले समय में हरियाणा में भी ऐसा देखने को मिलेगा कि एससी या बीसी उससे आगे? देखिए, हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन हमेशा जो विधायक चुनते हैं उनकी सहमति से होता है। हाई कमांड के ऑब्जर्वर आते हैं, एक एक एमएलए से पूछते हैं। आपको याद होगा 2005 के अंदर भजनलाल जी के और हुड्डा के बीच में फैसला हुआ, तो वो एमएलए के आधार पे उनसे राय लेके तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो ऐसा नहीं है आगे मुख्यमंत्री कौन बनता नहीं बनता है, ये आज सवाल पैदा नहीं है। आज सवाल ये पैदा है कि कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए, और कांग्रेस मजबूत तब होगी जब हम आपस में आपसी मतभेद भूलकर और एकजुट होकर हम काम करेंगे, तब जाकर कांग्रेस की जीत होगी। आजकल तो ऐसा होता है कि जैसे कपड़े बदलते हैं तो लोग पार्टियां बदल रहे हैं। आप लगातार एमएलए रहे हैं 6 बार और उसी पार्टी में बने हुए हैं, उसी पोजीशन पे आप बने हुए हैं, तो आप खुद को इस पार्टी के अंदर कांग्रेस में कहाँ पर आप देखते हैं? क्या आगे इस बात का आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं, ऐसा है, देखो जी, मेरे को तो राजीव गांधी जी जब मैं फ़ौज छोड़ के आया था तो उन्होंने मेरे को टिकट दी थी। 89 में बाई इलेक्शन था और ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त जो है मैंने 10,000 वोट से राव वरिंदर सिंह जी के लड़के अजीत सिंह थे, उनको हराया था, और मेरे फादर ने राव वरिंदर सिंह को हराया था 1952 के अंदर। तो हमारे समय में सेवा भाव से लोग आते थे, और मैंने कभी भी पार्टी इसलिए नहीं बदली। मेरे पास तो जब बंसीलाल जी 1996 में जब उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो उनका भी मेरे पास मैसेज आया था कि भी आप पार्टी छोड़ दो, अब हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। तो हमने कभी भी, मैं 10 साल विपक्ष में रहा और 15 साल हम सत्ता में रहे हैं, लेकिन हमने कभी पार्टी छोड़ने की बात नहीं की। और मेरे को तो 2014 के अंदर पंडित रामविलास शर्मा जी ने बाकायदा मेरे को ऑफ़र दिया था कि भाई हालात जो हैं, हमारे पास कोई अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है, आप लड़ लीजिए। तो मोदी के नाम पे वोट मिले थे 14 में, उन्होंने कोई चेहरा देखा ही नहीं था, तो मैं भी विधायक बन जाता, मंत्री बन जाता। लेकिन मैंने हमेशा प्रिंसिपल्स की बात की है। मेरी आस्था जो है कांग्रेस पार्टी के प्रति है, सोनिया गांधी के प्रति है, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने लक्ष्मीपुर के अंदर जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जिस तरीके से उनको रौंद दिया गया, और जिस तरीके से एक वाल्मीकि को आगरा में जिस तरीके से मार दिया गया, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये लड़ाई है, ये लड़ाई है इस बात को लेकर कि किस तरीके से गरीब और किसान के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। आगे अगर देखें, केंद्र में अगर कांग्रेस सरकार आती है या प्रदेश में भी आती है, तो जो तीनों किसान बिल हैं, इन जिसको लेकर किसान लगातार बैठे हुए हैं, तो क्या इन पर आप आगे काम करेंगे? क्या इनको रद्द कराएंगे? इसके बारे में तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने पहले ही बोल दिया कि हम तीनों बिलों को रद्द करेंगे।
और लेबर लॉ की अगर बात करें, जैसे अभी नया लेबर लॉ, तो उस बारे में आपका क्या है? नहीं, उसमें भी बहुत सारी इन्होंने जो है प्रो अपना जो अपने इंडस्ट्रीज़ हैं उनके तौर पे इन्होंने जो है ये बिल पास कर दिया है। तो उसके बारे में भी कोई संशोधन होगा तो वहाँ के जब उस टाइम एमपी चुनेंगे तो फैसला करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें रखी जाती हैं उसमें मैं फैसला नहीं कर सकता। एक बाकायदा एक मैनिफेस्टो कमेटी बनती है, वो निर्धारित करेगी। लेकिन जो तीनों कानून हैं उनको निरस्त करने का वायदा कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। क्या आगे जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाएगा? बिल्कुल लागू किया जाएगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये है कि आमदनी जो है वो जो इनपुट है उसकी आय दुगनी करने की बात है। उसकी जो लागत लगती है उसका 50% उसको प्रॉफिट देने की बात है। मेन फोकस ये है। 1 बीघा ज़मीन तो हमने तो 100 गज ज़मीन दी थी, लेकिन आज के समय में 100 गज ज़मीन कैसे दे सकते हैं? अब तो पंचायतों के पास ही ज़मीन नहीं रही है।